हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। एसपी लर्निंग हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th का जो सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप लोग एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड साइंस के फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और इन प्रश्नोत्तरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी पहले प्रश्न में जो प्रश्न दिए हुए हैं 4, इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। तो देखिए, पहला प्रश्न के सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो आप लोगों को पता है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, क्या आ जाएगा? सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, नीले हरे शैवाल से का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। भाई, नीले हरे शैवाल जो होते हैं किसका स्थिरीकरण करते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। कौन से सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो देखिए आप लोग यहाँ पर, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अगला है हैजा के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो भाई आप लोग जानते हैं, हैजा होता है जीवाणु के द्वारा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में 4 छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को करनी थी। पहले में सूक्ष्मदर्शी लिख दिया, दूसरे में लिखा आप लोगों ने वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तीसरे में लिखा यीस्ट और चौथे में लिखा जीवाणु। इस प्रकार ये पहला प्रश्न तो होता है कंप्लीट। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें भी कुछ प्रश्न हैं छोटे छोटे। प्रश्न 2 है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो सही शब्द है, प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है, 4 शब्द नीचे दिए हुए हैं, उनमें से जो भी सही है उसके आगे आप लोगों को सही का निशान लगाना है। तो ठीक है, अपन पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप लोग, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। निम्न में से किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है? तो चारों ऑप्शनों को देखते हैं। पहला है चीनी, दूसरा एल्कोहल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा ऑक्सीजन। तो भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, यीस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सही का निशान यहां पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, एल्कोहल। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? यानी इनमें से प्रतिजैविक औषधि कौन कौन सी है उनको हमको देखना है। चारों ऑप्शनों की जांच कर लेते हैं पहले। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है एल्कोहल और चौथा है यीस्ट। तो आप लोगों को पता होगा, जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तब 3 प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों के बारे में आप लोगों ने बात की थी। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, इन तीनों प्रकार के प्रतिजैविकों के बारे में हमने बात की थी। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है,
मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है उसको हमको देखना है। पहला है देखो मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है तितली। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए घ वाला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग जो होते हैं उनका मुख्य कारक क्या है आप लोगों को यहां पर देखना है। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है चींटी, दूसरा दिया हुआ है घरेलू मक्खी और तीसरा ऑप्शन यहां पर यह रहा ड्रैगन मक्खी और चौथा है मकड़ी। तो ध्यान दीजिए संचरणीय रोगों का मुख्य कारक जो होती है वो होती है घरेलू मक्खी, और इसलिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का पांचवा प्रश्न जो दे रखा है पहले का ये रहा। प्रश्न है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ब्रेड या इडली जो फूलती है उसका कारण क्या होता है, किस वजह से वो फूलती है? तो ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं अपन। पहला है उष्णता, दूसरा है पीसना, तीसरा है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि और चौथा है माडने के कारण। तो भाई आप लोगों को पता होगा ब्रेड और इडली को जब बनाया जाता है तो उनके जो भी मैटर होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उनमें क्या डाला जाता है? यीस्ट डाला जाता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इसका यहां दिया हुआ है। देखिए प्रश्न है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में जब परिवर्तित करते हैं तो कौन सा प्रक्रम वहां पर काम में आता है, उस प्रक्रम का नाम हमको लिखना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा ऑप्शन है मोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है किण्वन और चौथा है संक्रमण। तो भाई आप लोगों को पता होगा जब चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो उस टाइम आप लोगों को बताया गया होगा कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पहला जो प्रश्न था, दूसरा जो प्रश्न था उसके 5-6 प्रश्न छोटे छोटे आप लोगों को दिए हुए थे और उनको सही का निशान लगा के मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3 में है कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यानी यहां पर सारणी दी हुई है कॉलम फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट में तो क्या है? जीव का नाम दिया हुआ है, सेकंड में उसका कार्य दिया हुआ है। तो यहां पर आप लोगों को मिलान करना है कि कॉलम ए में दिए गए जीव कॉलम सेकंड वाले कॉलम में जो उनके कार्य हैं कौन सा कार्य वो करते हैं। तो देखते हैं तीसरे प्रश्न के कॉलम फर्स्ट और सेकंड के मिलान को। देखिए इधर दिया हुआ है कॉलम ए, और भाई कॉलम ए जो है ना इसमें तो दिए हुए हैं जीवाणुओं के नाम, और कॉलम बी में उसके कार्य दिए हुए हैं, क्या क्या कार्य वो जीवाणु करता है, तो उनसे मिलान हमको करना है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जीवाणुओं की। देखो क नंबर पर जीवाणु दिया हुआ है और ख पे राइजोबियम है, ग पे लैक्टोबैसिलस है, घ पे यीस्ट है, 5वें नंबर पे प्रोटोजोआ और एक विषाणु है। इधर दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की मोल्डिंग, मलेरिया का कारक, हैजे का कारक और एड्स का कारक। इन सबको आप लोगों को मिलान करना है। तो अब मैं मिलान करके आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एक ही कलर से मैं उसको लिखूंगा, अंडरलाइन करूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो ही होगा। ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर क नंबर पे लिखा हुआ है जीवाणु, ठीक है ना। अब जीवाणु जो होता है क्या करता है भाई, हैजे का कारक होता है। ये 5वां जो है हैजे का कारक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की, राइजोबियम की। तो भाई राइजोबियम जो होता है ना क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है। बात करते हैं तीसरे की,
ग नंबर पे दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। अरे भाई लैक्टोबैसिलस तो दही को जमाता है, सबको ही पता है, तो दही का जमना ये यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन कौन से की, चौथे की, यीस्ट की। और यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग करता है। क्या करता है, ब्रेड की बेकिंग करता है। अब बात करते हैं अगले की, अगला है अपना एक प्रोटोजोआ। क्या है, एक प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो होता है मलेरिया का कारक होता है। किसका कारक होता है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। ठीक है, सबको पता है प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। अब लास्ट बचा है भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए एक विषाणु। क्या है, एक विषाणु। अरे आप लोगों को पता होगा एड्स नामक जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, विषाणु जनित होती है। तो अब देखिए इन सब एक जैसे कलरों को मैच करके आप लोग इनके आंसर्स को, यानी इनके जो सूक्ष्म जीव हैं इनके कार्य को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर भी मैं फिर से मिला के आप लोगों को बता देता हूं। देखो जीवाणु, जीवाणु से मिलान किसका करोगे आप, 5वें नंबर का। ठीक है, राइजोबियम से पहले का ये हो जाएगा, फिर लैक्टोबैसिलस से दही का कर दीजिए, यीस्ट से ब्रेड की मोल्डिंग तीसरे से कर दीजिए, प्रोटोजोआ मलेरिया का, और विषाणु एड्स का कारक। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं। भाई प्रश्न कह रहा है कि क्या सूक्ष्म जीवों को हम बिना यंत्र की सहायता के देख सकते हैं क्या, और नहीं देख सकते तो फिर कैसे देखेंगे ये बताओ आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, उत्तर देखिए, नहीं, मतलब सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखे जा सकते। ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। यानी सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र की सहायता के हम नहीं देख सकते, लेकिन ब्रेड पर जो कवक उगता है उसको आवर्धक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग जो ग्लांस आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे हम इसको देख सकते हैं। इसका और भी उत्तर है, देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। यानी ब्रेड पर जो कवक उगता है, ब्रेड पर उगने वाले कवक को तो हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों को, अन्य सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 5 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। उत्तर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। सूक्ष्म जीवों के वर्ग आप लोगों से पूछ रहा है, कितने वर्ग हैं, 4 हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। इस प्रकार ये 4 क्या है, सूक्ष्म जीवों के समूह हैं, और इन चारों समूहों को आप लोगों को याद करना है। कौन कौन से, देखो पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। इन चारों को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, छठा आप लोगों के सामने। छठा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, उनका नाम आप लोगों को लिखना है। तो देखिए पहला नाम तो ये रहा राइजोबियम जीवाणु, और दूसरा है नीलरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। भाई दोनों के नाम याद रखने के साथ साथ ही आप लोगों को क्या याद रखना है, ये भी याद रखना है कि जो ये साइनोबैक्टीरिया है यानी नील हरित शैवाल है, जिसको शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, BGA कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। इसी का क्या नाम दिया हुआ है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है, कौन सा नाम, साइनोबैक्टीरिया याद रखना है। ठीक है, कौन सा नाम याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया नाम याद रखना है, रख लेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न 7 है,
कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखी है, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं और उनमें से भी हमारे जीवन में जो लाभदायक हैं उनके बारे में हमको क्या लिखना है, कम से कम 10 पंक्तियां लिखनी है। तो देखिए कौन कौन सी है 10 पंक्तियां जो सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। पहली देखिए कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूसरी लाइन देखिए, बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है जो ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में सहायक है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे सूक्ष्म जीव के बारे में। तीसरी लाइन जो है कि जीवाणु पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। अगला देखते हैं चौथा बिंदु है जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। फिर देखिए पांचवा है बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अब इन पांचों को एक बार फिर से देखिए। पहला है कि लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है। बेकिंग उद्योग में क्या किया जाता है, यीस्ट का उपयोग किया जाता है जो ब्रेड, पेस्ट्री और केक होता है इनको फुला देता है। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं ना पनीर, अचार और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में उपयोग में आते हैं। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियां बनाई जाती है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आप लोगों ने देखा है। और अगला है कि बड़े स्तर पर जैसे एल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल का उत्पादन करना है तो वहां पर भी किसका उपयोग किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाएगा। चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट बिंदु है छठा बिंदु यह कहता है कि सूक्ष्म जीवों से टीके, वैक्सीन का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। सूक्ष्म जीव के द्वारा जो टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन जो होते हैं उनका निर्माण भी बड़े स्तर पर निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। 7वां बिंदु यह रहा, बायोगैस तथा कंपोस्ट खाद बनाने में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बायोगैस बनाने के लिए और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को भी पता होगा। 8वां है, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। देखो अभी अभी आया था राइजोबियम जीवाणु, तो ऐसे जीवाणु क्या करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं और उनको दलहनी पादप ग्रहण करते हैं और फिर से वो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन कैसी बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। ठीक है, बात करते हैं अगले की। नवा है कि हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। भाई हानिकारक और दुर्गंध युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका निम्नीकरण करके और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अगली और लास्ट बात हम जानते हैं किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में, कि टीके के रूप में रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करवाते हैं जिससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। भाई टीके के रूप में, टीका किससे बनाया जाता है, सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है। अभी अभी जो बिंदु आया था, 5वां छठा बिंदु था, उसमें आप लोगों ने देखा था। अब वहां पर जैसे टीके के रूप में रोग कारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं लेकिन वो निष्क्रिय रूप में होते हैं। अब उनको देख के हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, प्रतिरक्षियां यानी सैनिक कणिकाओं का निर्माण करता है जिससे क्या करते हैं, वो उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये 10 बिंदु आप लोगों ने देखे, बहुत अच्छे बिंदु थे, 10 के 10। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा होगा आप लोगों को, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप फिर इसको बाद में अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको आप लोगों को संक्षिप्त में बताना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है उत्तर, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव।
पहला हानिकारक प्रभाव कौन सा है कि कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करके खराब कर देते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं भोजन को, कपड़े को और चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं, संदूषित कर देते हैं और खराब कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग इत्यादि। यानी अनेक सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मनुष्य में रोग पैदा कर सकते हैं। अब कौन कौन से, जैसे हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग यानी टीबी हो गया। बात करते हैं आगे, सूक्ष्म जीव अनेक जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, सूक्ष्म जीव मनुष्य में ही नहीं, जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें तो मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा होता है और गाय में खुर मुंह का रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। मनुष्य में मवेशियों में क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है जो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है, और गाय में खुर और मुंह का जो रोग होता है वो भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले हानिकारक प्रभाव की सूक्ष्म जीवों की। तो देखिए अगला है कि अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। जैसे नींबू में कैंकर रोग जीवाणु द्वारा एवं गेहूं की रस्ट कवक द्वारा उत्पन्न की जाती है। हाँ, अनेक सूक्ष्म जीव जो होते हैं मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, साथ ही हमारी फसल को भी ये खराब कर सकते हैं। तो देखिए जैसे चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इनमें क्या कर सकते हैं, ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखो, नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं और गेहूं की रस्ट भी कवक द्वारा जो होती है ये उत्पन्न कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। भाई भोजन में जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं क्या कर देते हैं, कभी कभी विषैले पदार्थों का निर्माण कर देते हैं और ये भोजन को क्या कर देता है, विषाक्त बना देता है, मतलब जहरीला बना देता है। और इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है या फिर इसकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रोगी बहुत भयंकर तरीके से बीमार भी हो सकता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न 9 आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक क्या होते हैं और इनको लेते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि को जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। ऐसी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, क्या कहलाती है, प्रतिजैविक कहलाती है। और अभी अभी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में ली जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां रखनी है उनको एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए पहली सावधानी है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयां लेनी चाहिए। कभी अपन इन बीमारियों से ग्रसित हो जाएं और प्रतिजैविक औषधियां हमको लेने की जरूरत पड़े तो किसकी सलाह से लें, डॉक्टर की सलाह से ही हमको प्रतिजैविक औषधियां लेनी चाहिए। फिर दूसरी है प्रतिजैविक दवाइयों का कोर्स भी पूरा अवश्य लेना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जितना कोर्स हमको डॉक्टर के द्वारा दिया गया है उसको कंप्लीटली हमको लेना चाहिए, क्योंकि जब तक अपन उसको कंप्लीट नहीं लेंगे तब तक उस सूक्ष्म जीव का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं होगा। तीसरा बिंदु है, तीसरी सावधानी आप लोगों को क्या रखनी है कि अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगली बार जब आप बीमार होंगे आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। अनावश्यक रूप से भी हमको प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार में अगर मान लो अनावश्यक रूप से हम प्रतिजैविक औषधियां ले रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हमको
कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है और उसी प्रतिजैविक को हमको लेना है तो वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। ठीक है, अगला देखिए, चौथी सावधानी क्या रखनी है कि सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया या मौसमी बीमारियां हैं तो उस टाइम प्रतिजैविक क्या करती है, प्रभावशाली नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और देखिए, एक बात और बताऊं आप लोगों को कि अगर आप इन प्रश्नोत्तरों को पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। और देखिए, पीडीएफ फाइल में भी नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। मान लीजिए आप लोगों ने पीडीएफ फाइल प्राप्त कर ली और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए किसी को बताना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल को आप सेंड करो और उसको बताओ कि देखो, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और यहाँ पर देखो, जे क्लिक नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही क्या होगा, आप सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वीडियो सॉल्यूशन के लिए आज ही यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। यहाँ क्लिक नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आप सीधे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को लेकर। धन्यवाद।